Good morning, students. Today we will be doing the topic role of company secretary. So dear students, as you know कि ट्रेड और बिज़नेस का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है आजकल, एंड ड्यू टू द इंक्रीज़ इन द रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं जिन्हें हमें टैकल करना होता है लॉज एंड रूल्स बना के, सो दैट हमारी जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो लार्ज स्केल हैं, चाहे वो मीडियम है, चाहे वो स्मॉल स्केल हैं, दे फंक्शन प्रॉपरली। और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट्स इनैक्ट किए हैं और इन कुछ रूल्स को फॉर्मुलेट किया है, बनाया है, जो कि कंपनी की फंक्शनिंग को गवर्न करते हैं। और ये देखना कि ईच एंड एवरी कंपनी फॉलोज दिस रूल्स एंड प्रोविजंस प्रॉपरली। तो काफ़ी सारी पेनल्टीज़ भी लॉ के अंडर मेंशन की गई हैं, जैसे कि लाइक द लॉ ऑफ लैंड सब्सक्राइब punishment if the law is violated. So अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑफिसर, जो भी कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं या सेक्रेटरी हैं, अगर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ, तो इस केस में उन्हें पनिशमेंट हो सकती है, फाइन हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो जो प्रोविजंस और एक्ट्स जो कंपनी की फंक्शनिंग को गवर्न करते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, और एक नॉर्मल एजुकेटेड पर्सन के लिए इन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीडिंग्स को कंप्लाई करना, फॉलो करना इजी नहीं है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी बन जाता है कि जो भी कंपनी में पर्सन को हम एंगेज कर रहे हैं उसको थॉरो नॉलेज हो लॉ की और कंपनी अफेयर्स की, एंड हु कैन वेरी वेल हैंडल दीज कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो इसीलिए जैसे हमने पहले भी बात की कि कंपनी को इसीलिए सेक्रेटरी की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल हर कंपनी के पास सेक्रेटरी होता है, वेदर इट इज़ मैंडेटरी और इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू हैव सेक्रेटरी। सो नाउ व्हेन यू हैव अ idea about the role of company secretary, now switch on to the major roles of company secretary. As a slide says, under the Companies Act द रोल ऑफ सेक्रेटरी इज़ थ्री फोल्ड। तो कंपनी के सेक्रेटरी का जो रोल है वो थ्री फोल्ड है, यानी कि फर्स्टली ही वर्क्स एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर, सेकेंडली ही वर्क्स एज अ कोऑर्डिनेटर, एंड थर्डली ही वर्क्स एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। और ये तीनों पॉइंट्स हम पहले बहुत अच्छे से क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट दैट ही इज़ अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर, तो अगर हम सेक्शन 2 सब सेक्शन 59 की बात करें of Companies Act, then secretary is deemed to be an officer of the company, and so he is liable along with the directors of the company for any of the defaults of the company. तो अंडर सेक्शन 21 ऑफ कंपनीज एक्ट भी जो सेक्रेटरी है उसको हम ऑफिसर मानते हैं कंपनी का, जो कि कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को साइन कर सकता है या और द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी विच रिक्वायर ऑथेंटिकेशन। इसी तरह अगर हम बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडर रोल्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, जो कंपनी का सेक्रेटरी होता है, ही इज़ अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी बिकॉज ही इज़ एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट्सोएवर इज़ टोल्ड टू हिम बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो उसके पास ये राइट नहीं होता कि वो थर्ड पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी और वो कंपनी को रिप्रेजेंट करे, बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे ये अथॉरिटी देते हैं तो ही कैन डू दैट। तो अगर उसको कोई राइट्स मिलते हैं, अथॉरिटी मिलते हैं, चाहे वो एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है, तो दैट मीन्स कि अ सेक्रेटरी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसी तरह हम ये बात कर सकते हैं कि जो सेक्रेटरी है वो एक मीडियम है बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। तो अगर वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजंस को कम्युनिकेट करता है एम्प्लॉयज़ तक, और एम्प्लॉयज़ के रिएक्शंस को कम्युनिकेट करता है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इसी तरह वो एक लिंक है, कम्युनिकेशन लिंक है बिटवीन आपके बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो है ही है, बट इन द सेम वे ही इज़ अ लिंक बिटवीन द आउटसाइडर्स एंड द डायरेक्टर्स ऑल्सो। तो एक्चुअली सेक्रेटरी ही है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल
फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टर डिसीजंस। तो उसका जो रोल है वो कंपनी की मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसका कंट्रीब्यूशन भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि डायरेक्टर इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंपनी बट दिस सेक्रेटरी इज़ अ आईज ईयर्स एंड हैंड्स ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी के लिए उसका इंपॉर्टेंट रोल ये है कि सेक्रेटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है और कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें तो अगर हम बोलें कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कंपनी के लिए ही नहीं है बट ऑल्सो टू इज शेयर होल्डर्स, डिपॉजिटर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर, सोसाइटीज़ एंड गवर्नमेंट। तो हमने बहुत ही अच्छे से रोल को स्टडी कर लिया एज अ स्टैट्यूटरी ऑफिसर विच कैन बी मेंशन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 59। देन एज अ कोऑर्डिनेटर में हम बात करें कैसे ही एक्ट एज अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन द एम्प्लॉयज़ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द आउटसाइडर। एंड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम भी संभालता है और अगर कोई फ्लॉ हो जाता है एंड देन अलॉन्ग विद द डायरेक्टर्स ही इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फ्लॉ. So I hope this is clear with you, the role and the responsibilities of the CF. Now switching to the liabilities of a company secretary which is given on page number 65 of your book. तो बेटा जैसे हमने बात करा कि कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे रोल्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी should be very careful and he should have all the knowledge about the acts. He should be very intelligent, he should be experienced so that वो हर circumstances में अच्छे से काम कर ले. अगर एक कंपनी सेक्रेटरी अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करता है तो उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती, बट इन केस अगर वो अपनी ड्यूटीज़ में कोई डिफ़ॉल्ट करता है, वो निग्लिजेंट है, वो ही एक्ट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी, देन ही इज़ लाइबल फॉर हिज दिस ड्यूटीज़. तो जब हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं तो एक जो सेक्रेटरी की लाइबिलिटीज़ हैं, हिज लाइबिलिटीज़ बहुत सारे केसेस में अराइज होती है. जैसे कि पहले है लाइबिलिटी फॉर निग्लिजेंस. तो निग्लिजेंस का मतलब होता है केयरलेसनेस. अब देखो, एवरी सेक्रेटरी इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑनेस्टली, केयरफुली, इंटेलिजेंटली एंड इम्पार्शली. इन केस इफ ही नोइंगली मिस यूज हिज पोजिशन एंड ही इज़ केयरलेस, ही इज़ निग्लिजेंट एंड कंपनी को उसकी केयरलेसनेस की वजह से कोई नुकसान होता है, देन द सेक्रेटरी हिमसेल्फ विल बी लाइबल फॉर सच लॉस टू द कंपनी. सेकेंड इज लाइबिलिटी फॉर नॉट सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स टू रजिस्ट्रार. एज हमने डिस्कस करा कि जो सेक्रेटरी है, ही इज़ ऑफिसर ऑफ द कंपनी, सो ही हैज़ टू फाइल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार फॉर टाइम टू टाइम, जैसे कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, एनुअल स्टेटमेंट, अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में कोई एसोसिएशन, कोई ऑल्ट्रेशन है, तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिस्क्राइब टाइम में, लिमिट में उसे सबमिट कराना होगा. अगर वो नहीं करता तो देन पर्सनली ही विल बी लाइबल. देन लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड. अगर सेक्रेटरी कोई फ्रॉड करता है या ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस करता है, जैसे कि अगर वो कंपनी की कैपिटल को, मनी को मिसयूज़ करता है, वो डायरेक्टर्स के सिग्नेचर को फॉर्ज करता है, मतलब कि उनके नकली सिग्नेचर करता है, तो दिस इज़ नोन एज फ्रॉड एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सच फ्रॉड. देन इज़ लाइबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. अब देखो, एक कंपनी और सेक्रेटरी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है दैट इज़ ऑफ ट्रस्ट. तो अगर वो अपनी, उसको काफ़ी सारे कंपनी के सीक्रेट्स को भी अपने पास रखना पड़ता है, तो अगर वो कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए यूज़ करता है, तो इसे हम बोलेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. तो इसके लिए वो पर्सनली ही लाइबल होगा. तो अगर उसने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की वजह से कोई भी प्रॉफिट अर्न किया है तो ही शैल रिटर्न द प्रॉफिट टू द कंपनी. देन इज लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स एक्ट्स. तो देखो, जो हमारा सेक्रेटरी है, चाहे वो एक्सप्लिसिट अथॉरिटी है चाहे इम्प्लाइड अथॉरिटी है, वो उसको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास से मिलती है. दैट मीन्स जो कंपनी है इज़ कमिटेड टू बी लाइबल फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द सेक्रेटरी विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी. दैट मीन्स अगर वो अपनी अथॉरिटी, जिन एक्ट्स की उसके पास अथॉरिटी है, अगर वो काम करता है और फिर कोई लॉस होता है, देन कंपनी इज़ कमिटेड. बट अगर वो अपनी अथॉरिटी की लिमिट्स को क्रॉस करता है और कोई अल्ट्रा वायर एक्ट करता है, तो उस केस में सेक्रेटरी पर्सनली ही लाइबल होगा टू द थर्ड पार्टीज. लाइबिलिटी फॉर एक्ट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट. अब देखो, जो सेक्रेटरी की पोजीशन है दैट इज़ ऑफ अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव. तो इन दिस वे दैट मीन्स
ही इज़ लाइबल फॉर ऑल एक्ट। सो दिस मीन्स दैट द कंपनी इज़ लाइबल फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द सेक्रेटरी, जो हमने अभी डिस्कस करा। बट अगर जो सेक्रेटरी है वो कोई डिफ़ॉल्ट करता है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो वो कंपनी उसके लिए लाइबल नहीं होगी, सेक्रेटरी पर्सनली ही लाइबल होगा। लाइबिलिटी इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी इन रॉन्ग नेम। एज अ नेम सेज, अगर एक कंपनी रजिस्टर होती है विद अ रॉन्ग नेम, या इस नाम से रजिस्टर होती है जो किसी और कंपनी का नाम है या उस कंपनी के नाम को रिजेंबल करता है क्लोजली, तो उस केस में कंपनी के नाम को चेंज करना पड़ेगा विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो सेक्शन 16 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर अगर ये नाम चेंज ना किया जाए और ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू रहे, तो कंपनी सेक्रेटरी को क्या होगा, पनिशेबल होगा विद अ फाइन विच विल नॉट बी लेस देन 5000 रुपीज़, और ये 1 लाख रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है। तो इनके अलावा एक सेक्रेटरी के बाद बहुत सारी लाइबिलिटीज़ होती है जो सिर्फ कंपनीज एक्ट के अंदर मिलती हैं, जैसे कि सेक्शन 66 के अंडर when the share capital of a company is reduced and if the secretary fails to disclose the name of any creditor of the company, कंपनी के शेयर कैपिटल रिड्यूस की गई और सेक्रेटरी कंपनी के क्रेडिटर के नाम को नहीं बता पाया, डिस्क्लोज नहीं कर पाया, तो सेक्शन 447 के अंडर वो खुद ही क्या होगा, जिम्मेवार, खुद ही लाइबल होगा। इसी तरह सेक्शन 56 के अंडर अगर शेयर या डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू नहीं होते विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट और विद इन 1 month ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर, तो उस केस में भी सेक्रेटरी क्या होगा, खुद लाइबल होगा, उसको पनिशमेंट हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 86 के अंदर अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ चार्जेस से रिलेटेड कोई डिफ़ॉल्ट किया गया, तो इस केस में भी सेक्रेटरी क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है उसे 6 months तक, या उसे फ़ाइन हो सकता है कम से कम 25,000 या मैक्सिमम 1 लाख। सेक्शन 92 के अंडर अगर एनुअल रिटर्न को फाइल करने में कोई डिफ़ॉल्ट होता है, तो उस केस में भी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होगा, जिसमें उसको 6 months का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या मिनिमम 50,000 का फ़ाइन है, या जो कि 5 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है। सेक्शन 99 के अंडर अगर कोई एनुअल जर्नल मीटिंग को कॉल करने में कोई डिफ़ॉल्ट होता है, तो उस केस में भी सेक्रेटरी को पनिशमेंट मिल सकती है, और जो अमाउंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम 1 लाख, और अगर डिफ़ॉल्ट फिर भी कंटिन्यू हो रहा है तो ईच डे के लिए 5,000 रुपीज़ एक्सटेंशन फ़ाइन की और होगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 111 अगर मेंबर्स रिजोल्यूशन को सर्कुलेट करने में कोई डिफ़ॉल्ट आता है, तब भी सेक्रेटरी को पनिशमेंट हो सकती है और फ़ाइन भी हो सकता है, जिसमें कि मैक्सिमम फ़ाइन होगा 25,000। 118 के अंदर अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया जाता है कीपिंग द मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग, तो उस केस में भी इसको पनिशमेंट हो सकती है विद अ फाइन ऑफ 5,000 रुपीज़। सेक्शन 129 के अंडर अगर सेक्रेटरी कंपनी के फाइनल अकाउंट और उसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कॉपी कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग में प्रेजेंट नहीं करता, उसको फ़ाइन होगा और पनिशमेंट भी हो सकती है। फ़ाइन का अमाउंट 50,000 रुपीज़ मिनिमम होगा और मैक्सिमम 5 लाख, और जो उसको इम्प्रिजनमेंट होगी वो 1 ईयर तक हो सकती है। सेक्शन 173 के अंदर अगर सेक्रेटरी एक प्रॉपर नोटिस नहीं भेजता हर डायरेक्टर को उनके प्रॉपर एड्रेस पे अबाउट द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो उसको पनिशमेंट होगी विद अ फाइन मैक्सिमम 25,000। सेक्शन 172 के अंडर अगर प्रॉपर रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर को मेंटेन करने में कोई डिफ़ॉल्ट किया गया है, तो सेक्रेटरी फ़ाइन के लिए लायबल होगा और ये फ़ाइन 50,000 से कम नहीं होगा। अब कंपनी के वाइंडिंग अप होने में अगर सेक्रेटरी ने कंपनी के रजिस्टर बुक्स को छुपा दिया, मिसप्लेस कर दिया, जला दिया, उस केस में भी उसको पनिशमेंट होगी और फ़ाइन भी होगा, और पनिशमेंट इसमें मैक्सिमम 7 years की हो सकती है। सो डियर ऑल, आई होप दिस इज़ क्लियर विद यू। सो हमने सब कर लिया स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ के बारे में। नाउ इन दिस टॉपिक टुडे लेक्चर व्हाट वी डिड, हमने किया रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, उसके बाद हमने किया लाइबिलिटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 65, 66 एंड 67 इन योर बुक, एंड उसके बाद हमने लाइबिलिटीज़ को बहुत डिटेल में किया, एंड नाउ वी विल बी स्विचिंग टू द ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3। तो बेटा जब हम ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं, तो वैसे तो जो सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ हैं वो क्लियरली डिफाइन नहीं है कंपनीज एक्ट में,
तो कंपनी सेक्रेटरी के जो ड्यूटीज़ हैं दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कंपनीज बिजनेस, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट जो सेक्रेटरी की ड्यूटीज़ हैं वो हैं स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ टुवर्ड डायरेक्टर्स, ड्यूटीज़ टुवर्ड शेयर होल्डर्स, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, ड्यूटीज़ टुवर्ड पब्लिक, ड्यूटीज़ टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर ड्यूटीज़। तो सबसे पहले हम करेंगे स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़। तो ये वो ड्यूटीज़ हैं जो कंपनी सेक्रेटरी को मिलती हैं अंडर लॉ एंड द प्रोविजन ऑफ वेरियस एक्ट्स विच आर इन फॉर्म। जैसे कि जो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अब एक सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ हैं कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, फॉर्म होती है, तो उसको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, ये रजिस्ट्रार के पास सबमिट कराना होता है। उसको नेसेसरी रजिस्टर्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने पास मेंटेन करके रखना होता है। उसे रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट, नोटिसेस, रिपोर्ट्स, एनुअल फाइनल अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजोल्यूशन की कॉपीज सबमिट करानी होती है। और अगर कंपनी की मीटिंग्स हैं तो उसको उससे रिलेटेड नोटिसेस भेजने चाहिए जिस भी पार्टी के लिए वो मीटिंग है। देन सेक्रेटरी जो है कंपनी का, वो मीटिंग का एजेंडा भी प्रिपेयर करेगा। उसके बाद वो कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब कि कम्युनिकेशन भी करेगा आउटसाइडर्स के साथ ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। एंड लास्ट पॉइंट इज़, क्योंकि वो द कंपनीज लीगल गार्डियन है, तो वो इंश्योर करेगा कि जो भी कंपनी है वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो कर रही है, और उसका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो प्रिपेयर किया गया है दैट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ये तो थी उसकी स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ जो उसको कंपनीज एक्ट के अंडर मिली। इसी तरह कुछ ड्यूटीज़ उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के अंडर भी मिली हैं। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट कंपनी सेक्रेटरी की ये ड्यूटीज़ बनती हैं कि जो भी कंपनी ऑफिसर्स, उसके एम्प्लॉयज़, उसके शेयर होल्डर्स इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, वो उनकी सैलरी से या उनके शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दिया जाता है वो उसमें से लेस कर लिया जाए। और इसकी वो स्टेटमेंट भी कंपनी प्रॉफिट्स के साथ टैक्स अथॉरिटीज़ को सबमिट करेगा। इसी तरह इंडियन स्टैम्प ड्यूटी एक्ट के अंडर भी कंपनी सेक्रेटरी को ये ड्यूटी मिली है कि ऑल द सर्टिफिकेट्स विच विल बी इशूड रिगार्डिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर, डिवेंचर, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स जो एक्सेप्ट हुए, एंडोर्स हुए, उनके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प्स लगी हों। अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। एस्टेट ड्यूटी एक्ट के अंडर कंपनी सेक्रेटरी की ये ड्यूटी बनती है कि वो अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है उसका नोटिस देगा टू द एस्टेट ड्यूटी कमीशन को देगा टाइमली। और अंडर अदर एक्ट्स क्या हैं? अंडर अदर एक्ट्स उसको ये मिला जैसे मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जिसे आप कहते हैं MRTP एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, स्टेट एम्प्लॉय इंश्योरेंस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट। तो इसके अंडर भी सेक्रेटरी को ये देखना है कि ये भी एक्ट्स के प्रोविजंस को कोई भी ब्रेक ना करे, वायलेट ना करे। अब सेकेंड आते हैं ड्यूटीज़ टुवर्ड डायरेक्टर्स। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से हम बहुत बार बात कर चुके हैं दैट सेक्रेटरी इज द सर्वेंट ऑफ द कंपनीज डायरेक्टर। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द सेक्रेटरी टू वर्क अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टर्स इंस्ट्रक्शंस एंड विद इन हिज अथॉरिटी। एंड if the secretary duty to notice to the directors of the date and agenda of the meeting, organize the meeting, make relevant suggestions or proposals to the directors for their consideration, keep records of the meeting and present the work schedules for approval। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर मीटिंग का नोटिस, एजेंडा, उन मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करना, सजेशंस देना, प्रपोजल्स देना, मीटिंग के रिकॉर्ड्स को रखना, वर्क शेड्यूल्स को प्रेजेंट करना, ये सारे काम किसके हैं? सेक्रेटरी के हैं। अब नेक्स्ट इज ड्यूटीज टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स जो कंपनी के हैं उनका ये राइट बनता है कि उन्हें कंपनी की इंफॉर्मेशन, कि कंपनी की वर्किंग टाइम टू टाइम उन्हें दी जाए। और एक सेक्रेटरी ऐसा मीडियम है जो एक लिंक है कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में। तो ये सेक्रेटरी की ड्यूटी बनती है कि वो कंपनीज मीटिंग, जनरल मीटिंग के नोटिस सेंड करे, उनका एजेंडा प्रिपेयर करे, शेयर सर्टिफिकेट्स टाइमली शेयर होल्डर्स को दे, और अगर कंपनी के रजिस्टर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स जब भी क्लोज हो रहे हैं उसका नोटिस दे, डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर अरेंजमेंट करे और रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट इज ड्यूटीज टुवर्ड एम्प्लॉयज़। बीइंग अ गुड ऑफिसर, सेक्रेटरी इज द वन हु हैज़ टू कीप हिज एम्प्लॉयज़ हैप्पी, क्योंकि
they only create a healthy work atmosphere. तो सेक्रेटरी एक प्रिंसिपल ऑफिसर है कंपनी का, देन ही मस्ट वर्क दैट अ प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। उसको ये देखना होगा कि उसके एम्प्लॉयज़ को जिस एरिया में इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड उन्हें काम दिया जाए एंड दे आर सेटिस्फाइड विद द वर्क एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कंपनी का चीफ ऑफिसर होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ये देखना है कि जो भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस कर रही है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंपनीज बिजनेस, किस स्पीड से बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, कंपनी के एरिया ऑफ एक्टिविटी क्या है, और सेक्रेटरी को इसके साथ वर्कलोड को भी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग एम्प्लॉयज़, उन्हें सुपरवाइज भी करना होता है और उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल भी करना है। दिस मीन ही हैज़ टू से दैट कि जो इंटर डिपार्टमेंट है और इंटर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स हैं दे आर हेल्दी, और अगर कोई वैकेंसीज़ हैं उनके एडवर्टीजमेंट्स करना, न्यू एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना, कॉरस्पॉन्डेंसेस करना, एम्प्लॉयज़ का रजिस्टर मेंटेन करना, ये सारी भी ड्यूटीज़ हैं सेक्रेटरी की टू द ऑर्गेनाइजेशन। इनके अलावा अदर ड्यूटीज़ में आता है कि ही हैज़ टू अटेंड वेरियस मीटिंग्स रिलेटेड टू लीगल, इकोनॉमिक, सोशल इश्यूज़ ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। अगर कंपनी को कोई सीरियस प्रॉब्लम्स आ जाएं तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेक्रेटरी हैज़ टू टेक नेसेसरी एक्शन। अगर कोई क्राइसिस हो जाए तो सेक्रेटरी को ये देखना होगा हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो इट हैज़ बीन राइटली सेड दैट फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी secretary is very important, and it is very important that he perform his duties with devotion and uprightness. Thank you and have a nice time. Now with this we complete our chapter 3.